बेटी के नखरे। महक और मोहन के घर काफी सालों बाद एक बेटी होती है। वो उसे देखकर काफी खुश रहते। उस बच्ची की छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते। अरे महक बेटा, चाहे लड़का हो या लड़की, इतनी आजादी नहीं देते, बच्चा बिगड़ जाता है। आपको पता ही क्या है सासू माँ, चुप रहिए। हम दोनों कमाते ही क्यों हैं? इन बच्चों के लिए ना। देखिए तो कैसे प्यारे प्यारे पैरों से चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं क्या इसके पैर काट कर बेड पर बिठा दूं इसे? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि बस करो ना माँ, क्या सारा दिन टोका चाकी करती रहती हो। अरे करने दो ना जो कर रही है। दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम में लग जाते हैं और सास मंदिर चली जाती है, लेकिन बेटी सौम्या घर में तेल का डिब्बा लेकर फैला देती है। घर को तो मैं पराठे की तरह सेक दूंगी। मैंने सारा तेल फैला दिया, अब मैं इसे सेक दूंगी। महक कमरे में आती है, जहाँ सारे तरफ तेल ही तेल फैला हुआ होता है। अरे मोहन देखो तो, अपनी छोटी सी बच्ची की हरकत, पूरे घर में तेल फैला दिया। मोहन भी आकर हंसने लगता है। छोटी सी सौम्या को लगता ही नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है। वो भी खुश हो जाती है। अब तो आए दिन वो कोई ना कोई नया नुकसान करती, कभी टूथपेस्ट गिरा देती तो कभी डिटर्जेंट। हालत ये थी कि घर का राशन किसी किसी महीने तो 2 बार भरना पड़ता। रोज ये कोई ना कोई नुकसान करके खड़ी होती है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, बच्ची है, बच्चों वाले काम ही करेगी ना। आप बिना पता नहीं क्यों उसी के पीछे पड़ी होती हैं। धीरे धीरे सौम्या बड़ी होती है। एक दिन, माँ देखो दरवाजा खोलो, वो ऑनलाइन मैंने जीन्स मंगवाई थी, वो आई होगी। 3,000 दे देना और पैकेट ले लेना। 3,000? ऐसे कैसे जीन्स है बेटा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। माँ फालतू बात थोड़ा कम ही किया करो और जल्दी जाओ, वरना समझ लो खाना नहीं खाऊंगी मैं आज सारा दिन। सास वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया था। अब तो आए दिन सौम्या के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। कभी महंगी ड्रेस तो कभी दोस्तों के साथ पार्टी। पैसे दे दो तो ठीक, ना दो तो घर में कलेश। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। देख रही हो कैसी हरकतें हो रही है इसकी। रात के 8 बज गए हैं, लेकिन महारानी जी घर पर है ही नहीं। तभी सौम्या पड़ोस के लड़की के साथ वहाँ आती है। ओके बाय रोहन, कल फिर मिलेंगे, लव यू। ये क्या हरकत है सौम्या, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। पापा कब से परेशान है। और ये लड़का कौन है? तभी पास खड़ी सास बोलती है, देखो महक, आज तक मैंने कहा नहीं था, लेकिन मैं आज कहूंगी, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का खानदान खराब हो या फिर कोई हम लोगों के घर के लिए बात करे। जाओ इसे ऊपर कमरे में छोड़ाओ, इससे कल बात करेंगे। मॉम देखो ना दादी क्या बोल रही है, चुप कराओ ना इनको, जैसे हमेशा करा देती हो। महक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो चुपचाप खड़ी होती है। मोहन बेटी को अच्छे से कमरे में सुलाकर माँ के पास आता है। देखो ये लड़का ठीक नहीं है, अब तुम लोग इसकी शादी करवा दो। ससुराल वाले अपने आप देख लेंगे, शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी अभी तो 25 की है ये। तो क्या 50 तक बैठाओगी? नहीं नहीं, ठीक कह रही है माँ, इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखता हूँ। अगले रोज सौम्या खाने के टेबल पर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रोहन? वही ना सक्सेना का लड़का, वो सक्सेना जो पिछले महीने ही जेल से छूट कर आया है। वो जेल नहीं, काम के सिलसिले में अमेरिका गए थे। अच्छा, सक्सेना अमेरिका गया था तो क्या पैसा वैसा कमा कर नहीं आया? ये देख रही है ब्लाउज, उसकी बीवी ने सिला था मेरा। पैसे की कमी का रोना रो रही थी, पति को कोस रही थी कि जुआ खेलते पुलिस ने पकड़ा और लगी लगाई नौकरी भी छूट गई। दादी कुछ भी मत बोलो, दादी को चुप कराओ ना। दादी जो बोल रही है ठीक बोल रही है। तेरे पापा ने तुझे देखने के लिए लड़के वालों को कल बुलाया है, समझी? अगली रोज
लड़के वाले सौम्या को देखने आते हैं और उसकी शादी मयंक से हो जाती है। शादी के बाद सौम्या मायके आती है। वाह माँ, कितनी अच्छी शादी कराई है आप लोगों ने मेरी। लेकिन मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है। अरे बेटी, ये तेरा ही तो घर है, जितनी मर्जी रह। और क्या, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो मयंक नहीं आया, कल शादी, आज तू अकेले, सब ठीक तो है ना? महक एक बार फिर सास पर चढ़ बैठती है। अब बस करिए ना माँ जी, अब तो ज्यादा ही हो रहा है। माना आपकी कुछ बातें मैंने नहीं मानी, लेकिन अब ये मेरी बेटी मायके आई है तो क्या उसका मतलब यही कि वो लड़कर आई है? हाँ पीना। सौम्या दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे उन्हें चिढ़ा रही हो। दादी, मैं लड़का नहीं बल्कि ये बता कर आई हूँ कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है, माँ के पास। मेरा मन धीरे धीरे ही तो ससुराल में लगेगा। अब अगर आप बोलती है तो चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटी, ये मतलब नहीं था तेरे दादी के बोलने का। सौम्या कमरे में चली जाती है और अगले ही पल जींस टॉप पहनकर बाहर आती है। माँ, मैं ना अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना मैं वहीं खा लूंगी। सौम्या सहेली के घर चली जाती है। अरे सौम्या ससुराल से आई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो सहेली के घर गई है, काफी दिनों बाद बच्ची का मन कर गया होगा। महक रहने दे, अब इतना हल्के में ना ले, लड़की अब किसी और की अमानत है। घर में इतनी देर से आएगी तो लोग क्या कहेंगे। और होता भी ऐसा ही है। दरवाजे में पुलिस आती है जिसके साथ सौम्या होती है। ये आपकी बेटी है? जी लेकिन क्या हो गया? पापा, मैं और रीना घूम रहे थे तो रोहन वहाँ आ गया। उसने मेरे गहने खींचने की कोशिश की, जब मैंने नहीं दिया तो मुझे धक्का मारकर मेरे गहने ले लिए। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे ना मयंक के पास जाना है, आप उसे फोन कर दो, वो मुझे ले जाएगा। दादी आप ठीक कहती थी, वो अच्छा लड़का नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मयंक का फोन आया था, उसे तेरी याद आ रही थी, लेकिन वो तुझे भी अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोकना चाहता था। मैं उसे बोल दूंगी कि वो कल तुझे लेने आ जाए। अगले दिन, चलो सौम्या, मैंने आज रात की फिल्म की टिकट और 5 स्टार होटल में खाने के लिए टेबल बुक कर दी है। फिर क्या, सौम्या खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और महक को बड़ों के सीख की कीमत का पता चल जाता। बहन बनी देवरानी। आलसी शिखा की शादी रिक्की से होती है। रिक्की का छोटा भाई मिक्की भाभी के आलसी पने से काफी परेशान रहता है। माँ, ये भाभी को क्यों नहीं कहती हो काम करने के लिए? आप सुबह उठकर नाश्ता बनाते हो, भाभी 12 बजे उठती है। अरे ये ठीक नहीं है। अरे क्या करे बेटा, ये तो तेरे भाई को समझना चाहिए कि बीवी को बोले कि माँ के साथ काम में हाथ बटा। मैं तो यह भी नहीं कहती कि वही सारा काम करे। पर माँ, आप भाभी को क्यों नहीं बोलते हो? चलिए आज तो मैं ही बोलता हूँ, रुकिए। देख ले, अब जैसा ठीक समझे तू। वैसे भाभी के कमरे में जा रहा है तो ये चाय दे देना। अरे तभी तो उठेगी ना वो। मिक्की भाभी की चाय लेकर जाता है कमरे में। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? माँ ने चाय भेजी है। आ जाओ। आज इतनी देर कर दी, कब से उठी हूँ मैं। लाओ दो। मिक्की भाभी को चाय देता है। भाभी, ये ठीक नहीं है। माँ के घुटनों का दर्द तेज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सुबह से घर का सारा काम करती है। आप वक्त पर उठा करिए ना, माँ की थोड़ी बहुत मदद करा दीजिए ना भाभी। छोटी देवर के मुंह से ज्ञान की बात सुनकर हमारी शिखा भड़क जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, छोटी हो छोटी की तरह रहो। सुबह उठने में मुझे तकलीफ होती है, बताया था ना माँ को शादी के 4 दिन बाद से ही। फिर भी लोगों के कान भरने में कोई कमी नहीं करती ये औरत। अरे नहीं चाहिए चाय, ले जाओ। घर में चिल्ला चिल्ली की आवाज सुनकर रिक्की भी कमरे में आ जाता है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला चिल्ली हो रही है? और मिक्की क्यों लड़ रहा है तू भाभी से? कैसी बात कर रहे हो भैया? तुम तो कमरे में अब आए हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं भाभी से लड़ रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि देख, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ,
माँ के साथ मिलकर शिखा के साथ लड़ाई लगाना चाहता है ना। माँ के कान दिन रात भरता रहता है शिखा के लिए, तू तो रहने ही दे। मिक्की क्या करता, ना माँ को सारा दिन काम करते देख सकता था, ना ही घर में कलेश। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन, आज मेरे घर वाले आ रहे हैं माँ जी, कुछ अच्छा बना देना। शाम को शिखा के पिता और उसकी छोटी बहन आते हैं। अरे दीदी, आंटी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। वो किचन में है, तुमको मिलना है तो वहीं चली जाओ। छोटी बहन मीरा किचन में जाती है, जहाँ माँ और साथ में मिक्की उन लोगों के लिए खाना बना रहे थे। ये क्या आंटी, आप और मिक्की क्यों किचन में है? शिखा ने कुछ नहीं बनाया क्या? ऐसा है कि यहाँ दिखावा करने की कोई जरूरत तो है नहीं। जब पता था कि तुम्हारी बहन लोगों को परेशान करेगी, काम धाम नहीं करेगी, अरे तो क्या जरूरत थी झूठी तारीफ करने की। कैसी बात कर रहे हो मिक्की? हमें सच में नहीं पता दीदी ऐसा कुछ कर रही है ससुराल में। अरे कोई बात नहीं मीरा, अब तो आदत सी हो गई है। तुम लोग बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ। तभी शिखा की आवाज आती है। पापा को आए 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं आया, क्या बात है? आंटी हटिए, मैं करती हूँ। वैसे भी आपको पसीना निकल रहा है। मिक्की माँ को लेकर जाओ। और आंटी, अब से 2-4 दिन मैं यहीं रहूंगी। मीरा पूरे घर का खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। क्या बात है, मेरी बहन से खाना बनवाया जा रहा है। क्या करे दीदी, आप काम नहीं करोगी तो हमें ही करना होगा। अरे दीदी, बूढ़ी सास काम कर रही है, कुछ तो शर्म करो। मिक्की को मीरा अच्छी लगने लगती है। वो मीरा के हाथ का खाना खाता है और कितना अच्छा खाना बनाया है मीरा। तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, फिर तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। सारी जिंदगी ऐसा ही खाना बनाकर खिलाऊंगी। फिर क्या था, मीरा शिखा के घर रहने लग जाती है। अगली सुबह, मिक्की आंटी आइए ना, मैंने चाय और नाश्ता बनाया है, गार्डन में साथ बैठकर खाते पीते हैं। तभी रिक्की आ जाता है। क्या बात है, पूरी फैमिली। मीरा, मैं भी आज यहीं चाय पीऊंगा। सभी चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि मीरा बेटा, तूने शिखा के कमरे में चाय भेज दी? नहीं, वो जीजू यहीं आ गए तो मैंने नहीं भेजी। रहने दीजिए ना, दीदी भी यहीं पी लेगी। सास कुछ नहीं कहती। सभी नाश्ता करके टीवी देखने बैठ जाते हैं कि तभी शिखा आती है। कहाँ है रिक्की? कहाँ है? चाय चाहिए थी। माँ जी क्यों नहीं भेजी चाय आज मेरे कमरे में? मिक्की को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही भाभी को जवाब देने वाला होता है कि मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहती है। दीदी, माँ जी को मैंने मना किया था। क्यों? तू होती कौन है मेरे ससुराल में हक जताने वाली? हैं? निकल यहाँ से। वो मेरी होने वाली बीवी है, हम शादी कर रहे हैं भाभी। कर लो शादी, अभी एक बहन से परेशान हो, फिर 2 से हो जाना। मीरा भी मिक्की को पसंद करती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद मीरा सुबह उठकर सास को चाय पानी नाश्ता, फिर घर का सारा काम, दिन का खाना, सब काम करती। अरे बेटा मीरा, शिखा के कमरे में चाय नाश्ता भेज दे। जी ठीक है। मीरा ठंडी चाय और ठंडा नाश्ता लेकर शिखा के कमरे में जाती है। दीदी, नाश्ता कर लीजिए। वो क्या है ना, हम सबने तो कब का कर लिया। मीरा, तू आ गई है इस घर में, ये तो ठीक है, लेकिन ये मत भूल कि सबसे पहले मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। ये मेरी सास है ना, सारा दिन बहाना करती रहती है। अरे कोई घुटने में दर्द वर्द नहीं है। तू ही सोच, जब हम इस घर में नहीं थे तो सारा काम यही करती थी ना। फिर हमारे आ जाने के बाद इनसे काम होना बंद हो गया जी। दीदी छोड़ ना, तू तो ऐश कर। पहले माँ जी, अब मैं। मेरे साथ बस अब ये दिक्कत है कि जीजू का खाना बनाकर भेजना, इनको माँ जी को चाय नाश्ता कराना, तो थोड़ी सी देर हो जाएगी तुम्हें देने में। प्लीज वेट कर लेना। फिर वहीं दिन में भी, अरे कोई तो खाना दे जाओ कमरे में, कब से भूख से तड़प रही हूँ मैं। ओ दीदी, आपका तो ध्यान ही नहीं रहा, खाना तो खत्म हो गया। आप आकर ब्रेड गरम कर लो ना। जिस शिखा को सास के वक्त गर्मा गर्म खाना मिलता था, वह भूखी रहने लग जाती है। खाना मिलता भी तो ठंडा। वाह मीरा, क्या बात है। जिस भाभी ने किचन का रास्ता भी नहीं देखा था, कल मैंने उन्हें माइक्रोवेव में खाना गरम करते देखा। अरे आगे आगे देखो, वो खाना बनाएंगी भी। फिर एक रोज, क्या खाना था, मजा ही आ गया।
मीरा सच में खाना बहुत अच्छा बनाती है। किस्मत वाला है मिक्की, जो बीवी के हाथ का खाना खाने मिलता है उसे, वरना हमें तो कभी तुम्हारे हाथ की चाय भी नहीं मिली। वैसे कल मीरा घर जा रही है, पता नहीं खाना कैसे खाऊंगा। अब तो उसके हाथ के खाने की आदत हो गई है। रिक्की तो ये बोलकर निकल जाता है, लेकिन शिखा सोचती है, मेरा जाए घर, वैसे भी ये पहले मेरा घर था। मीरा को खाना बनाना सिखाया किसने? मैंने ना। अरे कल पता चलेगा इन लोगों को कि खाना कैसे बनता है। अगली सुबह, क्या बात है शिखा, तुम किचन में? हाँ माँ जी, आज मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ आपको, बैठिए, बस ये सब्जी छिल दीजिए। सास खुश हो जाती है, वो शिखा के साथ खाना बनाने में मदद करती है और फिर खाने के टेबल पर, वाह माँ, आज क्या खाना बनाया आपने? ये तो मीरा के हाथ के खाने से भी लाजवाब है। अरे भाई, ये खाना तेरी भाभी शिखा ने बनाया है। वाह भाभी, मजा ही आ गया। ये लीजिए आपकी पहली रसोई का शगुन। ये कहकर मिक्की भाभी को 2000 रुपए देता है। शिखा की आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं समझ गई परिवार का क्या मतलब होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, और मिक्की तुम भी। माँ सिर्फ देना जानती हैं। मम्मी, आपका ये कुकिंग वाला शौक हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर में सब कुक के हाथ का बना खाना खाते हैं, फिर भी आप अलग से खाना फेंकने के लिए क्यों बनाती हो? पता भी है कि इस तरह कितना पैसा खर्च होता है। अरे पर बहू, मैं तो सब रोहित के पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी, वो सब मुझे बचपन में पसंद था, अब इतना तेल खिलाकर बीमार करोगी क्या? वैसे भी मैं पूरा समय कभी क्लाइंट तो कभी बॉस के साथ मीटिंग में रहता हूँ, इसलिए आप अपनी बर्बादी को मेरा नाम तो मत ही दीजिएगा। ये है पिंकी की सास निर्मला, जिन्हें सबको अपने हाथ का खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहुल और पिंकी को ये पसंद नहीं है। इसी के चलते वो निर्मला को खाना बनाने के लिए 10 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार है, पर शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ निर्मला दोबारा गांव जाने के बारे में सोच रही होती है, वहीं उसका पोता परम अपनी दादी के शौक को प्रोफेशन में बदलने का आइडिया सोच रहा होता है। अगली सुबह निर्मला गांव वापस जाने के लिए कपड़े पैक कर ही रही होती है कि परम फोन लेकर दादी के पास पहुंचता है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी? अरे नहीं बेटा, मेरा गांव चले जाना ही ठीक रहेगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। दादी, वो तो ना आपके आने से पहले कम थी और ना ही आपके जाने से खत्म होगी। उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन में ही रहना है। मेरे पास आपको यहाँ रोकने का आइडिया है। आइडिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर परम अपनी दादी को YouTube खोलकर उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन दादी कंफ्यूज हो जाती है। अरे बच्चे, तूने इस बुढ़िया के बारे में इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, तू मुझे जाने दे बेटा। अरे दादी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना हेल्प के लिए। आप बस खाना बनाओ, और पता है YouTube की मदद से आप अपनी स्पेशल रेसिपी लोगों को सिखा भी सकती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? मतलब बस घर बैठे मैं दूसरे लोगों को सिखा दूंगी? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकती हो, और उसके लिए आपको सिखाने के पैसे भी मिलेंगे दादी। इस पर बहुत देर तक दादी को YouTube के बारे में समझाकर आखिर में परम उन्हें कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद वो गांव जाने का प्लान कैंसिल कर YouTube चैनल शुरू कर देती हैं। हमने ये शुरू तो कर दिया, पर इससे कहीं रोहित और पिंकी को दिक्कत ना हो बेटा। दादी, वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो?
इसके बाद दादी पोता मिलकर खाने के वीडियो और साथ ही उनके ट्यूटोरियल की वीडियो बनाकर उन्हें यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। सब खुशी से चल रहा होता है कि कुछ हफ्तों में ही पिंकी को इसकी खबर हो जाती है। हमारी पीठ पीछे घर में ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, आपको तो अपना टाइम पास करना है, पर उसमें मेरे बेटे का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? पढ़ाई के टाइम आपके साथ किचन में लगा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। वैसे इस YouTube वाले के शौक के लिए आप जो फैंसी डिशेस बना रही हो, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मम्मी, आपको हमेशा पैसों की चिंता ही क्यों लगी रहती है? और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आपसे ज्यादा दादी को उसकी चिंता है, इसीलिए मेरी पढ़ाई के बाद ही वो ये काम करती है। परम, अपनी मम्मी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और मम्मी ने पैसों के बारे में कुछ गलत तो नहीं पूछा? जब घर में हम दोनों कमाते हैं तो ये पूछने का अधिकार तो है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मम्मी का ये जानना जरूरी बनता है। पापा, आप अपनी मम्मी से कैसे बात करते हो, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। और रही बात पैसों की, तो आप दोनों हर समय मुझसे दूर रहने की कंपेंसेशन में जो पॉकेट मनी देते हो ना, हम उसी से ये सब कर रहे हैं। इस पर परम अपनी दादी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पिंकी और रोहित यूट्यूब चैनल बंद करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परम ऐसा होने नहीं देता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर चैनल का कुछ खास ग्रोथ ना देखकर निर्मला निराश हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आज तक मैं तेरा 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाई। अब तो रोहित ने तुझे पैसे देने भी बंद कर दिए और तेरी सारी सेविंग्स भी खत्म होने को आई है। बेटा, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। दादी, YouTube चलने में मेहनत के साथ ढेर सारा सब्र भी लगता है। देखना, कुछ महीनों में सब सिर्फ आपको ही देखेंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। परम की बात से दादी मान जाती हैं और वो अपना काम जारी रखते हैं। अगले ही महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सब घर में तो बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पिंकी की जॉब चली जाती है और रोहित के ऑफिस में भी ज्यादा अच्छे हाल नहीं होते। लेकिन वहीं लॉकडाउन के असर में निर्मला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन सब आपको ही देखेंगे। अब तो आप बस रोज एक वीडियो अपलोड करो और जादू देखो। इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में निर्मला खाने वाली दादी के नाम से सारे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें यूट्यूब के पैसों के साथ पेड एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन भी मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से निर्मला अब बेटे बहू की नौकरी ना होने पर घर का खर्चा भी चलाने लगती हैं, जिसे देख रोहित और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर निर्मला को सपोर्ट करने लगते हैं। प्रेग्नेंट सास। जमाना कितना भी बदल जाए, इतना भी नहीं कि बहू घर आए और सास गर्भवती दिख जाए। देखो मीरा, माँ का पूरा ख्याल रखना है, उनसे अब काम नहीं होता है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पूरी शादी में घोड़ी की तरह नाची है। अब क्यों काम नहीं होता उनसे? वो माँ प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है। मैं कभी भी भाई बन जाऊंगा इस साल के अंत तक। क्या बोल रहे हो? वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। यार, पहले क्यों नहीं बताया? कैसा मजाक है ये? झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो ना? तभी ससुर की आवाज आती है। बहू, पानी गरम कर दे, तेरी सास को दवाई देनी है। समय पर दवाई ना दी तो परेशानी हो जाएगी। और हाँ, जरा काजू पीस कर दूध में मिलाकर ले आना। तेरी सास खुद से तो अपनी संभाल करेगी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये ससुर जी को क्या हो गया है? मैं क्या सोच कर आई थी? हाय रे, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। अब ये रोना धोना बाद में करना, पहले गर्म पानी कर दो, माँ को दवाई देनी होगी।
और हाँ, रात को माँ के पैरों में तेल लगा देना। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो बड़बड़ करती किचन में जाती है जहाँ उसका ससुर खड़ा होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके सरों पर। इस उम्र में माँ बनना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ हाँ पता है, तो क्यों बन गई माँ? अरे खतरे से कम नहीं है तो क्या जरूरत थी लल्ला पैदा करने की? कैसी बात कर रही हो बहू? क्या तुम खुश नहीं कि घर में एक नया मेहमान आएगा, छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमेगा? पिताजी, ये हाथ जोड़े आपके, आप यहाँ से जाओ। ये शायरी बाद में बताना, अभी मैं पानी गर्म करके थर्मस में दे देती हूँ। सारा दिन पिलाते रहो गर्म पानी। और हाँ, ये बच्ची की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा। बहू का पारा अब चढ़ा ही रहता था। वो काम तो सारा करती, लेकिन किलस किलस कर। मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि माँ का फोन आ जाता है। बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर, अच्छे से निभाना। ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही हिम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर सबको खुश रखने की। क्या बड़बड़ किए जा रही हो माँ? जानती भी हो कि यहाँ क्या चल रहा है? मेरी सास, अरे तेरी सास तो देवी है देवी। कितने खुश हो रहे थे सारे तेरी सूरत देख देख कर। पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो उन लोगों को। अरे बात तो पूरी सुनो। मन मांगी मुराद तो पूरी हुई है। अरे मेरी सास को बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। क्या बकवास कर रही है मीरा? ये बात किसी को कहना मत। मुझे तो बता दिया, लेकिन अब अपनी जबान सिल ले। कहाँ है तेरी सास? बात तो करा मेरी। पूछू जरा, पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहाँ से आ गया? और आया भी तो बताना तो चाहिए था। अब क्या नाक कटाने के लिए हम लोगों से रिश्ता जोड़ा है? रुक, तेरे पापा से बात करती हूँ। मीरा फोन रखकर लेट जाती है। वो एक सपना देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना। लग ही नहीं रहा कि भाभी है। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने की बालियाँ। तेरी शादी में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा। हम लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला उठा ले। बहू को सास को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे बहू, तुझसे तो पूछने से भी डर लगता है कि कब खुशखबरी सुना रही है। अब तो अपनी 1 महीने की ननद की ही जिम्मेदारी संभाल ले, बहुत है। अपने जेवर भी रख देना और पैसे भी जमा करना शुरू कर दे। वो बात आगे बढ़ाती उससे पहले ही बहू जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। अरे कौन ले रहा है तुम्हारे जेवर? तुम औरतें भी ना सपने में भी जेवर ही संभालती रहती हो। मैंने जो सपना देखा है ना, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तुम अपना सपना बाद में बताना, पहले मेरा सुनो। कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा, इतना अच्छा सपना देखा कि अगर वो पूरा हो जाता है ना तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार बनवा दूंगा। बहू अब सारे गम भूलकर पति का सपना सुनने में लग जाती है। अरे क्या सपना था बताइए ना, बोलिए भी तो क्या सपना है, मैं पूरा कर दूंगी अगर बात रानी हार की है तो। बोलिए बोलिए। मैंने रात को सपना देखा कि माँ को बेटी हुई है और मुझे बहन। सच्ची, इस घर में बेटी हो जाए तो मैं तो झूम ही उठूं। मीरा का मुंह बन जाता है। वो चुप हो जाती है और सपने की बात याद करती है कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे। फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही। भाई, लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो जेवर तो चढ़ाने ही होंगे ना, कहाँ से आएंगे वो? कितने समझदार हो तुम मीरा। मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था। अरे फूटी किस्मत मेरी जो ऐसा परिवार मिला। मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानते हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी। बहू पिता को फोन लगाने ही वाली होती है कि ससुर की फिर से आवाज आती है। बहू, गरम पानी ले आ जल्दी, थर्मस में खत्म हो गया है। बाद में खबर लेती हूँ मैं पापा की, पहले सास को गर्म पानी दिया हूँ। बहू अभी किचन में काम कर ही रही थी कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारे फल लेकर आते हैं। मीरा के पिता मीरा के ससुर से कहते हैं, लीजिए भाई साहब, ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजिएगा। वैसे कैसी है उनकी तबीयत? बस पता तो है आपको, ऐसे वक्त में जो होता है बस वही सब। मुझे तो सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलिए, भाग्य में जो है लिखा उसे कौन टाल सकता है। डॉक्टर को दिखाए? हाँ हाँ, बस डॉक्टर आने ही वाला है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। उतने में एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर आती है। पेशेंट कौन है आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ इस घर की। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती पोता या पोती के बारे में। अभी तो मेरी सास ही। अरे चुप हो जाना, देख तो ले, डॉक्टर है ये, किसी के भी सामने गुस्सा फोड़ देती है। डॉक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। पीछे से सास भी निकल आती है। हे भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे।
जितना मुझे दिया है। देखिए बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था। वही तो मैं भी कह रही थी कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर वहां से चली जाती है। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये कैसे? तुम तो बोल रही थी कि अरे वो गैस का दर्द था और पेट भी गैस से फूल रहा था। डॉक्टर ने चूर्ण दे दिया है, गर्म पानी से फाँकना है। मैं अभी लाती हूँ गर्म पानी। अरे मैं तो गीजर ही लगा देती हूँ। हाय रे, खुशी के मारे पागल ना हो जाओ। ननद की शादी। नीता की माँ नहीं थी, उसकी शादी का सारा जिम्मा भाई भाभी के सर था। देखो वर्षा, नीता मेरी इकलौती बहन है। माता पिता ने यह जिम्मेदारी मेरे सर डाली है और मैं चाहता हूँ कि नीता की शादी सबसे अच्छी हो, इतनी अच्छी कि दुनिया देखे कि शादी कैसे होती है। वर्षा यानी नीता की भाभी को नीता एक आंख न भाती। वो उससे हमेशा कंपटीशन करती रहती। जलन के मारे वो पति से कहती है, हाँ, हम लोगों के तो बच्चे हैं नहीं, जो है लुटा दो सब बहन पर। माँ पिता जिम्मेदारी दे गए हैं, अरे बच्चों का खर्चा देखे या बहन का। देखो वर्षा, मेरे लिए नीता भी मेरा बच्चा ही है। छोटी सी थी तब से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखो, कर्म करो, फल ऊपर वाला दे देगा। नीता का भाई भाभी को ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि भाभी की माँ का फोन आ जाता है। अरे क्या हो गया वर्षा, क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक है ना? भाभी अपनी माँ से सारी बात कह देती है। तू फिक्र मत कर, मैं रास्ता दिखाती हूँ, बस ऐसा करती जा तू। भाभी आज वो रोहन के मम्मी पापा शाम को घर आने वाले हैं। उन लोगों ने भाई को भी फोन कर दिया है, तो नाश्ते पानी का इंतजाम मैं हूं ना, देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। हाँ। शाम को जब लड़के वाले आते हैं तो भाभी उन लोगों के सामने सिर्फ चाय लेकर आ जाती है। भाभी मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नीता किचन में जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। काफी देर तक जब नीता बाहर नहीं आती तो उसकी होने वाली सास कहती है, क्या बात है नीता, अंदर बैठकर सारा नाश्ता अकेले ही खा रही है क्या? थोड़ी देर बाद नीता बाहर आती है तो उसके हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे होती है। घर पर बना स्वादिष्ट नाश्ता वो अपने ससुराल वालों को देती है कि तभी भाई भी आ जाता है। सॉरी, मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई। आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं? फिर वो वर्षा की तरफ देखकर पूछता है, वर्षा क्या खिलाया तुमने सभी को? जी भाभी ने चाय बनाई थी और मैंने ये सारा नाश्ता। अब क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरे ससुराल वाले भी देखे कि तू ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। खैर, ससुराल वाले सारी बात करके जाने ही वाले होते हैं कि लड़के की माँ कहती है, देखिए मैं तो साफ बोल रही हूँ, मुझे दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे रिश्तेदारों का स्वागत अच्छा कर दीजिए। बाकी तो हम भी समझ रहे हैं कि लड़की के पिता नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी नीता के लिए पिता जैसा ही हूँ। जो भी आप चाहे हम लोगों से बात कर सकते हैं। वर्षा अब अरे जब आंटी कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे हो? अब हमारे भी तो बच्चे हैं, क्यों आंटी जी, कैसे करेंगे सब कुछ? सास के साथ ही नीता के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि लड़की की भाभी कैसी है। सास नीता के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू किसी भी चीज की चिंता ना करना, बस खुश रहना और हमारे घर आने की तैयारी कर ले तू। सब वहां से चले जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आता है। मैं बाजार जा रही हूँ नीता की शॉपिंग के लिए। अरे तो नीता को भी साथ लेकर जाओ। अरे नहीं, वो तो मैं लेन देन के कपड़े लेने जा रही हूँ जो नीता के ससुराल वालों को देना है। देखो वर्षा, नीता की होने वाली सास ने सिर्फ यही कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस रिश्तेदारों का स्वागत अच्छे से हो, याद है ना? अरे हाँ याद है, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनके कपड़े अच्छे लेना।
क्या है कि किसी का मुंह ना बने। चलिए ना भाभी, मैं भी साथ में चलती हूँ, दोनों की पसंद हो जाएगी। लेकिन भाभी नीता को लेकर नहीं जाती और अकेले ही जाकर सारा सामान ले आती है। लेकिन नीता जब उन कपड़ों को देखती है, भाभी ये क्या है? ये तो घरों की नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। अरे कोई एक तो नहीं 30 साड़ी लेनी थी, कहाँ से आता पैसा? तूने तो बोल दिया। अरे कौन सा ससुर जी पैसा छोड़ कर गए थे? नीता को भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है कि तभी पीछे से भाई आ जाता है। अरे क्या बात हो गई नीता, रो क्यों रही है? तभी भाभी बात को पलट देती है। वो क्या है ना, लड़की है, शादी के बाद विदाई हो जाएगी ना, तो सोच सोच कर रो रही है हमारी नीता। हाँ ये तो है, उसके जाने के बाद तो घर सूना ही हो जाएगा। वैसे तुम सामान लेने गई थी ना, ले आई? जरा दिखाओ तो। अरे रहने दो ना, एक दो सामान हो तो दिखा भी दो, लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ खोलना बंद करना। लेकिन मैंने नीता को दिखा दी है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कपड़ों में कोई कंजूसी ना करना वर्षा, इज्जत का सवाल है। सभी मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे कि मैंने ही बहन की शादी जैसे तैसे कर दी। उधर भाभी अपनी माँ को फोन करती है। माँ तुमने सही कहा था, चुपचाप काम करने में बड़ा मजा है, पैसे भी बच रहे हैं और किसी को शक भी नहीं हो रहा। आज ना मैंने लोकल शनि बाजार है ना, वहां से सस्ती सी 30 साड़ियाँ ली, देखने में भी ठीक ठाक और दाम भी मस्त। नीता सारी बात देख समझ रही थी, लेकिन क्या करती, अपनी ही शादी में बोलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। ये सारा सामान मैं इस अटैची में डालकर ऊपर रख देती हूँ। लोकल मार्केट से अटैची भी सस्ती मिल गई। अरे वर्षा, वो शादी में जो हलवाई आएगा उससे सामान देख लेना क्या क्या लाना है, कैसे काम करेगा, और जो पैसे मांगे दे देना। क्यों नहीं क्यों नहीं। वर्षा की माँ शादी में आई होती है। नीता भाभी के पास किसी काम से जा रही होती है कि उसे भाभी की आवाज आती है। देख माँ मैं क्या करती हूँ, उसके सास ससुर को खाना अच्छा चाहिए था ना। अरे अच्छा खाने के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने होते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए उन्हें। मैं ना सिर्फ पूरी सब्जी खिलाकर भेज दूंगी। हाय रे, भाभी तो भाई की नाक कटाने वाली है। मुझे ये बात अपने सास ससुर को अभी बतानी चाहिए, नहीं तो उन लोगों की मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। नीता पहले अपने भाई और फिर सभी को भाभी की ये बात बता देती है। लेकिन शाम को जब बारात आती है तो अरे ये बारात कहाँ जा रही है, और फिर ये मेहमान उन लोगों को ये बाजू वाले हॉल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्या पता, पर अच्छा है ना। मैंने सुना है बाजू वाले पंडाल का सारा इंतजाम शानदार है। हर स्टेट का खाना मेहमानों के लिए रखा है, तोहफे से लेकर डेकोरेशन सब बढ़िया ही बढ़िया। अरे पागल है माँ, ऐसे तो उन लोगों की बेइज्जती भी ना होगी। रुक मैं देख कर आती हूँ। वर्षा बगल वाले पंडाल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति मेहमानों का स्वागत कर रहा है। अरे ये क्या है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये तो किसी बड़े आदमी की शादी लग रही है। हाँ ये मेरी बहन की शादी है। वो तो भला हो कि वक्त पर तुम्हारी चाल का पता चल गया, नहीं तो। तभी नीता की सास भी आ जाती है। जिनके माता पिता नहीं होते ना, उनकी भाभी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे ननद नहीं बेटी समझे। लेकिन वैसे जिसके साथ भगवान है उसके साथ बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब शादी में आप आई हैं तो खाना खाकर जाना। घर की बेटी दाल बराबर। आन्या डांस करने में उस्ताद। एक स्टेप जो वो देख लेती तो हूबहू उसे उतार देती। अरे आन्या बेटा, मेरी बेटी को भी डांस सिखा देना, उसका एनुअल प्रोग्राम है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं कला का हो रहा है। नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी, फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना, वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती।
लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहाँ है आन्या? उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या। एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहां आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट? बेटा कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह, और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना? वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है। हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा? कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहां आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है। उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं। धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं, सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या? यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा। बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं। आजकल के बच्चों को माँ पापा की इमोशन की कदर है क्या? अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है। लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उस पे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये, पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से। मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा, ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उससे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कंपटीशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की। भाई भगवान बेटी दे तो ऐसी। कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ, रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता, ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो?
माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है, जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या? हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं? अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है? अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर, कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ, डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा। मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है मेरे पास, आप चिंता ना करें, बस पापा का इलाज करवा ले। आन्या के कहने पर वो बड़े डॉक्टर ना सिर्फ आन्या के पापा का इलाज करते हैं, बल्कि उन्हें ठीक करके घर भी ले आते हैं। आज मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बच गया। भगवान सबको ऐसी बेटी दे। पहलवान सास मधु की शादी के कुछ सालों में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर सास की जिम्मेदारी आ जाती है और वो अब अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती है। मम्मी, नाश्ता बना दिया है, टाइम से खा लेना। दोपहर का खाना शीला आकर बना देगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे क्यों उस टेप रिकॉर्डर पर पैसे खर्चा करती हो? इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आधे समय तो जोड़ों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर काम करने की बात करती हो। दवाई खाती हूँ तो क्या, मैं अभी भी अकेली 10 पर भारी हूँ। हाँ हाँ, मैंने मान लिया। मधु घर से चली जाती है, जिसके बाद सास नाश्ता कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। दोपहर को शीला घर आती है। अरे क्यों माँ जी, आज किस बात से मेरी नौकरी बची? अरे चल, ज्यादा बक बक मत कर, काम कर अपना। शीला खाना बनाने लगती है और सास वहीं पास में बैठ जाती है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ दीदी की दूसरी शादी करा दो। कब तक आप दो औरतें घर में अकेली रहोगी? आजकल माहौल भी बहुत खराब है और फिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना। तेरा नाम टेप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने। तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरी बहू से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मुंह ना फेर ले और नौकरी चली जाए। क्या माँ जी, आप भी हमेशा मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ी रहती हो? तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है। अब अकेली सास एक बार फिर टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी थोड़ी ही देर में मधु घर आ जाती है और सास बिना कोई देर किए शीला की बातें उसे बताने लगती है। मम्मी, आप भी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो, जिसके पास हमेशा शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती ही है। अब बस भी करो ना, इतनी बुरी नहीं है बेचारी। अरे मैंने कब कहा बुरी है, बस उसकी बातें करके मुझे बड़ा मजा आता है। सास की बात पर हंसते हुए दोनों डिनर करने बैठती ही हैं कि लाइट चली जाती है।
अंधेरे में मधु मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मी, आप अंधेरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो वो हॉल में सामान कैसा गिरा? भूत आया। अरे मुझे क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा ना। दोनों हॉल में जाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने की आवाज आती है। लगता है ये भूत चोरी करने आया है, इसे वापस कब्र में पहुंचाना ही पड़ेगा। बस हाँ, आप ज्यादा ना 30 मार खा मत बनो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठकर अंताक्षरी खेलेगा? हट डरपोक, संभालने दे मुझे। अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहां उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। पीछे पीछे मधु भी वहां आ जाती है। मम्मी, अभी भी मौका है, बाहर भाग जाते हैं। मधु की आवाज सुन चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ओए तुम दोनों, जहां हो वहीं खड़ी रहना, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है। अबे तुम दो अकेली अब लड़ते क्या कर लोगी? अरे जा भेजा, दोनों को बांध दे। जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है तो वो उसके सर पर फ्लावर पॉट मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देख दूसरा आदमी गन निकालकर हवा में गोली चला देता है, जिससे बचते हुए दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते हैं। मम्मी, आपने तो सच में उसे मार दिया। तो मजाक में कौन मारता है? और अभी तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो पक्का मारी जाओगी। ये औरतों को कमजोर समझता है ना। आज इसे औरतों की ऐसी ताकत दिखाऊंगी कि ये आदमी पैदा होने पर शर्म करेगा। हाँ, ये अचानक आपके अंदर झांसी की रानी कहाँ से जाग गई? वैसे तो हमेशा जोड़ों में दर्द बोलती रहती हो। अभी तुम्हें जान बचानी है या जोड़ों के दर्द की कहानी सुननी है? मधु और उसकी सास कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जिस पर चोर बाहर खड़ा दरवाजा बजाते हुए उन्हें आवाज लगाने लगता है। क्यों डर गई? अरे वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी, गेट खोल अब बुढ़िया। अबे पागल, धमकी देने और होशियार होने में फर्क होता है, पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे। रुक, अभी तेरा दिमाग ही बाहर निकालता हूँ। ये कहते हुए चोर गोली चलाने ही वाला होता है कि सास अचानक दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है, जिससे चोर गन फेंककर दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मी, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, इसे हटाओ प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। क्यों रे, क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा? अभी तो औरतों को कमजोर बोल रहा था। भूलियो मत, एक औरत ने ही तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सहकर। इसलिए औरतों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो। वाह मम्मी, आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था, आपने तो कमाल ही कर दिया। कहा था ना, अकेली ही 10 पर भारी पड़ सकती हूँ, ये तो फिर भी 2 ही थे। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आ गए आप, कर लो इन्हें अरेस्ट और जेल में बैठकर अंताक्षरी खेलना। चालाक बीवी। श्याम और राधा रायगढ़ गांव में रहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता,
फिर क्यों रोज किसी ना किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है। मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहां आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना, और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ हैं? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं, जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती, बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूं, तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है,
लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अब मेरी ही वजह से कोई यहां खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से शाम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए। कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है, और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है। मंगल की दशा। अरे कब से कुंडली देखे जा रहा है, कुछ बताएगा भी? हाँ बेटी, बताऊं ना, इसकी शादी का योग कब बनेगा? हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है। इतनी देर में आलिया भी जॉगिंग से घर वापस आकर उनके साथ ही बैठ जाती है। अरे आशीष भाई, आप, मुझे सुबह से ही लग रहा था कि कुछ अपशगुन होने वाला है। देखिए आप आ गए। मुझे तो उस लड़के के लिए अभी से बुरा लग रहा है जिसे तेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा। बेचारा। वैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए, लेकिन अभी तक कुंवारे हो। क्या बात है? ग्रह योग नहीं बना रहे या कुछ और बात है? आलिया की इस बात पर वो और उसकी दादी हंसने लगते हैं, जिन्हें इग्नोर करते हुए माँ एक बार फिर उसकी शादी की बात पर आ जाती है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मान। तू ये बता कि दिक्कत क्या है? अरे मौसी, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके जिद्दीपन की है। बाकी मंगल भारी है। जिद और स्वाभिमान में फर्क होता है। मेरी पोती नेक दिल, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं भी शादी थोड़ी ना कर लेगी। माँ जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, दादी और भाई की नॉन स्टॉप शादी वाली बातें सुनकर आलिया गुस्से में उठ खड़ी होती है। माँ, आपको पता है मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, फिर भी आप लोगों ने मिलकर घर को सर्कस बना दिया है। घर वालों को ये सब सुनाकर आलिया तैयार होती है ऑफिस के लिए निकल जाने को, जहाँ रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची फूल बेचते हुए मिलती है। दीदी, फूल खरीद लो ना, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा, कितने के हैं? सिर्फ आपके लिए एक फूल, 20 रुपीज। आलिया उस बच्ची से सारे फूल खरीदकर ऑफिस पहुंचकर उन्हें सब में बांट देती है। क्या बात है? ये फूल किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? फूल मिलने से सबके चेहरे पर जो खुशी आई है ना, उसी की समझ लो। चलो काम करते हैं। ऐसे ही आलिया अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटते हुए डेली लाइफ बहुत खुशी से जी रही होती है। दिन बीतते रहते हैं। एक शाम आलिया और उसकी दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाती हैं। भैया, 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम से प्यार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आइसक्रीम लेकर आलिया की दोस्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही आलिया जाने लगती है तभी एक जरूरतमंद बच्चा उसके पास आता है। दीदी, आइसक्रीम खिला दो। आलिया बिना कुछ सोचे अपनी आइसक्रीम उसे दे देती है। ये सब देख वहीं खड़ा देव आलिया के पास आता है। आप उसे पैसे भी तो दे सकती थी। हाँ, दे सकती थी, पर पैसे तो आगे उससे कोई दूसरा भी छीन सकता था। लेकिन इस आइसक्रीम को खाकर उसे जो खुशी मिलेगी ना, वो कोई नहीं छीन पाएगा। वाओ, डीप थॉट। आज से मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूंगा। वैसे मेरा नाम देव है। हेलो देव, मैं आलिया हूँ। और इस तरह दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेरी मम्मी को उनके सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, तो आज फैमिली डिनर में तुम भी आ सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मी की गिफ्ट के लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे तो जरूर आऊंगी। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और रात को आलिया देव की मम्मी के लिए सुंदर लाल साड़ी लेकर डिनर पर पहुंचती है, जहां गिफ्ट देने और थोड़ी बात करने के बाद सब डिनर करने बैठते हैं। आंटी, आपको साड़ी कैसी लगी? ठीक है, मतलब मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो ज्यादातर सोबर कपड़े ही पहनती हूँ। डोंट वरी, मम्मी के इस स्पेशल मौके पर ये साड़ी जरूर पहनेंगी। इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं और डिनर खत्म होने पर आलिया घर वापस आती है, जिसके बाद से ही वो देव के साथ बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें देव बहुत बार उसे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन आलिया किसी का जवाब नहीं देती। क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर तुमने देव से बात करनी क्यों बंद कर दी? उसकी मम्मी को घर में बहू नहीं, नौकरानी का रिप्लेसमेंट चाहिए, जो मैं नहीं बन सकती। अरे इतनी जिद भी अच्छी नहीं, लड़कियों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए देव से ज्यादा सूटेबल लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ उसे ये सब बोल ही रही होती है कि उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां देव अकेला परेशान खड़ा होता है। पर आलिया उसके पास न जाकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर निकलकर घर वापस आ जाती है। इसके कुछ दिनों बाद देव और उसकी मम्मी आलिया के घर आते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल आकर ब्लड डोनेट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ सबके साथ नहीं होती। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक हर काम करते हुए यही सोचती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन तुमने मुझे समझाया, जो नेक होते हैं उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, उनका काम ही सब कुछ है। आंटी, अगर देव ग्रुप चैट में ब्लड नीडेड का मैसेज नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो तो ठीक है, तुमने साड़ी नोटिस की, स्पेशल मौका। आलिया, मैं खाना बना लूंगा, घूमने जाने पर सारा सामान उठा लूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। अगर खाना दोनों मिलकर बनाएं और घूमते हुए जब जो थके दूसरा उसे लाइफ लॉन्ग संभालने का वादा करे तो डील पक्की। मुक्ता का 3 तल्ले का मकान, नीचे बैठक तो छत पर रसोई। अरे मुक्ता, गर्मा गर्म रोटी तो ला, बहुत स्वाद बनी है सब्जी। लाई माँ, बस 2 मिनट। मुक्ता की दौड़ जो सुबह शुरू होती तो रात में जाकर रुकती। ऊपर नीचे करते करते पूरा शरीर थक जाता, लेकिन माँ, मैं आपके पैर में तेल लगाकर ही सोऊंगी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे जीती रहे बेटा, लेकिन तू थक जाएगी, वैसे भी तुझे 3 तल्ला चढ़ना है अभी। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी, तो नींद कहाँ आएगी। सास को कब नींद लग जाती पता ही नहीं चलता। अगले रोज, अरे मुक्ता, जरा सामने ठेले वाले से आलू तो ले आ, 5 किलो पापड़ बना देती हूँ। होली आ रही है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं। माँ, मैंने सब बना लिया है, आप चिंता मत करिए। होली वाले दिन दही बड़ा और पकौड़ों का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गुणी और अच्छी बहू मिल गई। एक दिन मुक्ता की बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, आपने तो हीरा बहू पाई है, बिल्कुल हर एक काम को ऐसे कर रही है जैसे कि रोबोट। एक हमारी है, 2 रोटी खिला दे तो गनीमत समझो। अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलवासा है, पता नहीं कौन शादी करेगा, लेकिन देखो जय दूध से फपकती बहू आई है। हाँ भाभी, आप तो लक्की हो, लक्की। तभी वहां मुक्ता आ जाती है। क्या बुआ, काहे की लकी? देखो ना,
कैसा शरीर फूला जा रहा है। अब तक तो एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। अरे हो जाएगा बहू, क्यों चिंता कर रही है। कर्म कितने अच्छे हैं तेरे, तुझे तो जुड़वा बच्चे होंगे, एक बिटिया और एक बिटवा। होता भी ऐसा ही है। मुक्ता को 2 बच्चे एक साथ होते हैं। मुक्ता, जल्दी से ऑफिस के लिए खाना बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पकड़ लो, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। मुक्ता सारे घर का काम बड़े ही मगन होकर करती। क्या पति, क्या सास, क्या बच्चे, रिश्तेदार, सभी की जरूरतों का ख्याल वो बखूबी रखती। लेकिन भाई चांद को भी ग्रहण लग जाता है। वैसे ही मुक्ता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर। दूर के रिश्ते की चाची कहती है, और बहन जी, आपकी बहू तो फुर्ती से काम करती है, बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है। इसके हाथ का खाना भी इतना टेस्टी है, लगता है जैसे होटल का खा रहे। बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है, लेकिन लग जाती है नजर मुक्ता को। शाम के वक्त, मुक्ता, कहाँ है बहू? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हो गया? बच्चे को सुला रही हूँ। अरे बेटा, जरा चाय तो पिला दे। हाँ हाँ, जरूर बना लीजिए। मुझे कमरे में ही दे देना माँ जी, बहुत थकान लग रही है। थकान? है भगवान, ये क्या बोल रही है? इसके मुंह से तो ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। अगली सुबह, अरे मुक्ता, आज खाने का डब्बा इतना हल्का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ रोटी और दाल बनाई है। अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाद, ये सब लेकर जाता हूँ। कहाँ है ये सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना सारा खाना तो मैं 4 दिन में नहीं खाती, जितना आप 1 दिन में बनाने की बात कर रहे हैं। ना जी ना, मुन्ने के साथ जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी मैं। मुक्ता की बात सुनकर पति हैरान रह जाता है। तभी वहां बुआ सास आ जाती हैं। अरे मुक्ता, मेरे नाती का जन्मदिन है, भूल गई क्या? आज शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहू का हाथ बटा देना। किचन में वो तेरी तरह स्मार्ट तो है नहीं कि फट फटाक से काम कर ले। अरे बुआ, कैसी बात कर दी? फट फटाक से काम कैसे हो जाएगा? हम बहुएं हैं, रजनीकांत नहीं। बुआ देखो, आप काम के लिए पास के लल्लू हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी। मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बुआ सास को समझ में नहीं आता कि ये वो मुक्ता है जो 50 लोगों का खाना बनाकर भी चेहरे की चमक खोने नहीं देती थी। वही मुक्ता भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है कि सास की आवाज आती है। मुक्ता, क्या हो गया बेटा? आज दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? अरे माँ जी, अब नहीं होता मुझसे 3 तल्ले में ऊपर नीचे करना। आप लोग रसोई को ऊपर ही ले आओ। अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती। अरे लेकिन तू तो बोलती थी कि इससे तू फिट रहती है। अरे काहे के फिट माँ जी, हालत खराब हो रखी है। कौन ऐसा मकान बनवाता है कि जहाँ सोने का कमरा अमेरिका में है तो खाने का लंदन में? अरे रसोई बनानी है तो जाओ अफ्रीका। ना जी ना, मुझसे नहीं होगा इस घर का काम। मुक्ता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अरे ये मुक्ता को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। और ना जी ना, मुक्ता की माँ यानी मेरी समधन तो देवी है, देवी। वो तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे ही नहीं सकती। मुझे माँ जरा कुछ और ही लग रहा है। तभी वहां मुक्ता हाथ में प्लेट और सब्जी लेकर आ जाती है। माजरा? किस बात का माजरा? खैर माँ जी, जरा ये सब्जी तो काट दीजिए, और हाँ, इसके बाद मैं आटा यहीं दे जाऊंगी, गूंद देना। हाँ हाँ, तू एक काम कर बेटा, गैस चूल्हा भी यहीं दे दे, बना भी दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। ये बोलकर मुक्ता वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये तो वो मुक्ता है ही नहीं। अरे एक बार तो मुझे याद है, मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थे। तभी सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, कल वो कालिया की औरत आई थी ना, खूब तारीफ कर गई। उसके बाद से ही मुक्ता ऐसी हो गई है। फिर तो पक्का मान लो कि तुम्हारी बहू को नजर लगी है। एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहू के ऊपर राम का नाम लेकर फेंक कर आ जाओ। जो नजर लगी होगी यूं भाग जाएगी। फिर क्या, होता भी ऐसा ही है। सास जैसे ही बहू पर राई फेंक कर वापस आती है, थोड़ी ही देर में मुक्ता भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप ये सब्जी लेकर क्यों बैठी है? ना ना, लाइए, मुझे दीजिए। और चाची, अब तक आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं आया। रुकिए, मैं अभी लेकर आई। मुक्ता के जाने के बाद सास चैन की सांस लेती है।